चौहान बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वो जनसभा करेंगे, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नैनीताल में उनकी जनसभा है, यमुनोत्री में उनकी जनसभा है, चक्राता में भी एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार उत्तराखंड में प्रचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इधर बीजेपी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में चूंकि बीजेपी इसे मनाती है और आज एक नए अभियान का आगाज भी बीजेपी करने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बूथ पर पहुंचेंगे और पुण्यतिथि मनाएंगे। 65,000 बूथों पर पहुंचने का टारगेट रखा गया है और आज से ही शुरू हो रहा है समर्पण निधि संग्रह अभियान। 100 करोड़ से ज्यादा की समर्पण निधि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। कई जगह जानकारी यह भी है कि 100 करोड़ को बढ़ाकर अब 150 करोड़ कर दिया गया है। पिछले बार के आंकड़ों को देखा जाए तो इंदौर सबसे आगे रहा था। अकेले इंदौर से ही, बाकी तमाम जिलों से इतर इंदौर से तकरीबन 3 करोड़ रुपए इस अभियान में बीजेपी को मिले थे और अब आज से फिर इस अभियान की शुरुआत। तो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान दिवस को बीजेपी हमेशा समर्पण दिवस के तौर पर मनाती है और इस समर्पण दिवस पर आज आगाज होना है समर्पण निधि संग्रह अभियान, ताकि संगठन मजबूत हो सके। और अब खबर भोपाल से। भोपाल में ब्लैक फंगस के चलते महिला की मौत हुई है। तीसरी लहर में ब्लैक फंगस से पहली ये मौत है। इस महिला को विदिशा से भोपाल रेफर किया गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। सोमवार को तबीयत बिगड़ने के बाद इस महिला को वेंटिलेटर पर रखा गया। 2 दिन तक उपचार करने की कोशिश हुई, लेकिन अफसोस जान नहीं बच सकी। हालांकि इस महिला की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव थी। और रायपुर में कोरोना के नियमों में मिली है रियायत। कोरोना संक्रमण कम होने पर रियायत मिली है। अब देर रात तक फूड कोर्ट खोले जा सकेंगे। अब देर रात तक फूड कोर्ट खोले जा सकेंगे, खाना मिल सकेगा, यह सहूलियत बढ़ाई गई है। इसके अलावा ढाबा, मॉल, जिम, सिनेमाघर, ढाबा, मॉल, जिम, सिनेमाघर, इनके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यात्रियों का पहले जो कोरोना टेस्ट अनिवार्य था, कंपलसरी था, जरूरी था, वो खत्म कर दिया गया है। अनिवार्यता नहीं होगी। धरना, रैली, जुलूस, इन पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन, इनके लिए अनुमति लेनी होगी। तो ढाबा, मॉल, जिम, इनके लिए नए नियम है। अगर कोई बड़ा आयोजन करना है, जलसा करना है, उसके लिए आपको अनुमति लेनी होगी। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर देवव्रत के पास हम और ज्यादा जानकारी के लिए आपको लिए चलेंगे। तो छत्तीसगढ़ में रियायत दी गई है कोरोना के मद्देनजर। देवव्रत आपको नजर आ रहे होंगे। देवव्रत, नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। आयोजन की अनुमति लेनी होगी। ढाबा, मॉल, जिम, सिनेमाघर, इनके लिए क्या कुछ देवव्रत? जी, पिछले दिनों ये देखा गया था कि कोविड का जो संक्रमण था वो बढ़ रहा था। उस दौरान ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। नाइट कर्फ्यू से कुछ राहत दी गई और रात 10 बजे तक की मोहलत उस समय दी गई थी। और अब क्योंकि धीरे धीरे संक्रमण काफ़ी कम हो गया है, लिहाजा काफ़ी रियायतें अब जो हैं वो दी जा रही हैं। जो बंदिशें हैं वो अब कम की जा रही हैं और इसी कड़ी में अब फूड कोर्ट, ढाबा, जिम है, रेस्टोरेंट है और इसके अलावा सिनेमा घर है, ये देर रात तक खुले रहेंगे। देर रात का मतलब ये कि
रात 12 बजे के बाद भी यहाँ रात 12 बजे तक का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो रैली जुलूस है और धरना प्रदर्शन होता था उस पर प्रतिबंध अब भी जारी रखा गया है। हालांकि क्योंकि व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वो चलानी जरूरी है, लिहाजा ये समय एक तरह से बढ़ाया गया है, जो कि व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब तक रात 10 बजे तक ही अनुमति थी और रात 10 बजे के बाद सारे जितने भी फूड कोर्ट होते थे, ढाबे होते थे, उन्हें बंद करने के निर्देश थे। और अब क्योंकि संक्रमण की दर कम हो रही है इसलिए कलेक्टर द्वारा नए दिशा निर्देश, नई गाइडलाइन जो है ये जारी की गई है। एक तरह से ये भी बताया गया है कि जो बड़े आयोजन होंगे, यानी कि धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, खेल कूद की गतिविधियां हैं, विवाह के आयोजन है, ध्वजगात्र है, तब ऐसे कार्यक्रमों के लिए पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी, जहां पर जो संख्या है वो 200 से ज्यादा होगी। और जिस तरह से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करना अब भी जरूरी होगा, क्योंकि कई ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि भीड़ एकदम से बढ़ जाती है। तब ऐसी स्थिति में सारी चीजों को एक तरह से फिर से कलेक्टर द्वारा इस गाइडलाइन में बताया गया है कि जब भी कोई भी बड़े आयोजन हो रहे हों तब इसमें कौन कौन सी गतिविधियों का ध्यान रखना है और कोविड प्रोटोकॉल का किस तरह से पालन करना है। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर है कि जिस तरह से मांग कर रहे हैं, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन भी किया गया है। नई व्यवस्था में कुछ ऐतराज है कर्मचारियों को, लेकिन इसी के साथ साथ कार्रवाई लगातार की जा रही है। तो लगातार देवव्रत भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक तरफ प्रदर्शन की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नई व्यवस्था की गई है 5 डे वर्किंग, उसमें भी ऐतराज है, उसमें भी दिक्कत है। बहरहाल देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, लगता नहीं कि सरकार कुछ सुनने के मूड में है, सख्ती बरती जा रही है कर्मचारियों पर। जी बिल्कुल, सख्ती बरती जा रही है और अधिकारी लेवल पर एक तरह से ये नोटिस जारी किया गया है जिसमें डिप्टी कलेक्टर भी शामिल है, यानी कि आदेश फरमान सरकार का जो है वो आपको मानना ही होगा, क्योंकि 5 डे वीक्स जो है वो सरकार ने आदेश जारी किया है। सप्ताह में 5 दिन आपको काम करने हैं, 2 दिन की छुट्टी आपको मिल रही है, लेकिन जिस तरह की जो टाइमिंग रखी गई है सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक की, तब इस टाइमिंग को लेकर के कर्मचारियों ने ऐतराज जताया है। कर्मचारियों का ये कहना है कि कभी उन्होंने 5 डे वीक की मांग ही नहीं की थी, बल्कि सरकार की ओर से ये नियम लागू किया गया है। तब ऐसे में मुख्यमंत्री के सामने कर्मचारियों की ये मांग है कि समय में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि 10 बजे का जो समय है वो कर्मचारियों के लिए अनुकूल नहीं मान रहे हैं। जो भी कर्मचारी संगठन के नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो कर्मचारियों का रूटीन है उस हिसाब से सुबह 10:30 बजे समय ये किया जाए, भले ही जो 5:30 बजे का समय है वो 6 बजे तक के कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि सरकार द्वारा ये पूरी गाइडलाइन एक तरह से और आदेश इसको लेकर के जारी किया जा चुका है, तब ऐसे में इसका सख्ती से पालन हो, इस पर भी अब कवायद शुरू हो गई है। और रायपुर कलेक्ट्रेट में ये देखा गया कि पहले दूसरे दिन का जो समय रहा उस दौरान 90% जो कर्मचारी हैं वो देर से पहुंचे। तब ऐसी स्थिति में कलेक्टर खुद यहाँ पर सुबह पौने 10 बजे पहुंच करके उन्होंने दौरा किया और उन्होंने खुद ही ये मुआयना किया कि कितने अधिकारी पहुंच रहे हैं, और उसके बाद 8 अधिकारी जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको नोटिस थमाया गया है। देखना ये होगा कि इसके बाद फिर कर्मचारियों का किस तरह का रुख होता है। जी जी जी, ये बात भी सही देवव्रत ने मुझे याद दिलाई कि कर्मचारियों ने तो ये मांग ही नहीं की थी। सवाल यह पूछना चाहिए कि क्या कर्मचारियों ने कभी सही तरीके से काम किया है? 5 डे वर्किंग के फायदे मुनाफे अपने अलग हो सकते हैं, तमाम बातें अलग हो सकती हैं, पर उस सैनिक से पूछिए जो 24-24 घंटे सीमा की सुरक्षा करता है, उस पुलिस वाले से पूछिए जो 24-24 घंटे लगातार काम करता है, उस निजी कर्मचारी से पूछिए जिसे एक दिन की छुट्टी भी बमुश्किल मिल पाती है, वो बताएगा आपको 5 डे वर्किंग के फायदे। बहरहाल अगली खबर दमोह से। दमोह के देहात थाना इलाके में गांव के लोगों ने चोरी के शक में, गाय चोरी के शक में एक अधेड़ को जमकर पीटा ही नहीं, इसके बाल मूंद दिए, मतलब इसका सिर मूंद दिया, बाल काट दिए, इसके बाद जुलूस भी निकाला। इसके बाद इसे पुलिस को सौंपा गया। ग्रामीणों का यह आरोप है कि यह जो व्यक्ति पकड़ा गया है यह पहले भी इस तरह की गाय चोरी की वारदातों में शामिल रहा है। सवाल यह नहीं कि इसका इतिहास क्या है, सवाल यह है कि कानून का तमाशा बनाने की इजाजत किसी को है नहीं। देहात थाना क्षेत्र में ग्राम मारूताल की घटना है। एक राजपूत नाम का लड़का है जिसका नाम सीताराम राजपूत है, और उसको उन्हीं गांव के कुछ लड़कों ने
यह कह के मारपीट की है कि ये गाय चोरी कराता है और उसके बाल भी काट दिए हैं। सीताराम राजपूत की रिपोर्ट पर दमोह देहात में प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इधर नरसिंहपुर में दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक युवक पिस्टल लेकर लोगों को गालियां देता और धमकाता हुआ नजर आता है। वीडियो नरसिंहपुर के गोटे गांव का है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आर्म्स एक्ट और गुंडागर्दी का मामला दर्ज कर लिया है। इधर जबलपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला कर्मचारी ने छेड़छाड़ की घटना की रिपोर्ट ओमती थाने में दर्ज करवाई है। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की पड़ताल शुरू की गई है। फिलहाल इसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आई है कलेक्ट्रेट से, प्राइवेट जॉब करती हैं, उनके साथ एक वहीं के कर्मचारी के द्वारा छेड़छाड़ की गई है, जिसके संबंध में मामला कायम किया गया है और जांच की जा रही है। आरोपी का क्या नाम है मैडम? आरोपी का नाम स्पष्ट नहीं कर सकते अभी, उस संबंध में बाद में विवेचना के दौरान आएगा। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में आग का कहर देखने को मिला। लाखों का नुकसान भी उठाना पड़ा है। इंदौर में 2 दुकानों में आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी तरह फैल गई। किराना दुकान और रेस्तरां दोनों पूरी तरह जल गए। इधर भोपाल के बाग सेवनिया इलाके में होशंगाबाद रोड पर चलती कार में आग लगी। समय रहते ड्राइवर बाहर निकल गया, उसकी जान बाल बाल बची। 2 तस्वीरें इंदौर और भोपाल की। सीएनजी वाली गाड़ी है, सीएनजी वाली गाड़ी है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। भोपाल के वीआईपी रोड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवतियां बिना हेलमेट चला रही थी बाइक, हो सकती है कार्रवाई। हिजाब पहनकर बाइक स्टंट मामले पर गृह मंत्री का बड़ा बयान। मामला संवेदनशील, वीडियो कब का है ये पता कर आगे फैसला लिया जाएगा। हिजाब मामले में बाइक की नंबर प्लेट पर बीजेपी के निशान। कांग्रेस के आरोप पर बोले गृह मंत्री, कांग्रेस स्वाभाविक तौर पर इस तरह के विषयों को जिंदा रखना चाहती है। इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने लता मंगेशकर की याद में गाए उनके गीत। मंच से बोलते हुए कहा, मेरी इच्छा थी लता जी इंदौर आए, लेकिन उनकी इच्छा अधूरी रह गई। 11 फरवरी को बीजेपी मनाएगी पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि। प्रदेश के 65,000 बूथों पर कार्यकर्ता दीनदयाल को करेंगे पुण्य स्मरण। इसी दिन बीजेपी शुरू करेगी समर्पण निधि संग्रह अभियान। मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों में पेपरलेस होगा बिजली का बिल। एसएमएस के माध्यम से मिलेगा बिजली बिल। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अप्रैल में लागू होगी व्यवस्था। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में शुरू होगी व्यवस्था। भोपाल में कोरोना से 22 दिन की बच्ची की मौत। हफ्ते भर में कोरोना से बच्चों की मौत का दूसरा मामला। एमपी में तीसरी लहर में तकरीबन 2500 बच्चे हुए हैं संक्रमित। देवास में कोरोना के 70 नए मरीज आए सामने। 113 लोग स्वस्थ, 442 कोरोना केस एक्टिव। नीमच में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कार ने 2 स्कूली छात्राओं को मारी टक्कर। 3 गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इंदौर में देर रात वाइन शॉप के बाहर बदमाश ने चलाई गोली। शराब खरीदने के लिए पैसे न देने पर किया हमला। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का मामला। अनूपपुर में पटरी से उतरी कोयले से भरी मालगाड़ी। कोतमा रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। तकरीबन 200 मीटर तक घिसटते चले गए रेल के पहिए। क्षतिग्रस्त पटरी को सुधारने का काम जारी। जांच के भी दिए गए आदेश। श्योपुर में माफिया के हौसले बुलंद। मोर डूंगरी नदी में अवैध तरीके से ब्लास्टिंग कर पत्थर तोड़ने का काम बेधड़क जारी। धमाकों के चलते आसपास के रिहायशी इलाकों में बने मकानों को लगातार पहुंच रहा नुकसान। रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ प्रोजेक्ट मैनेजर को भोपाल ले जाएगी सीबीआई की टीम। गैस कंपनी के मैनेजर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गया था गिरफ्तार।
बिल पास कराने की एवज में मांगी थी रिश्वत। डिंडौरी में सामने आई अफसरों की मनमानी। पीएम आवास योजना के तहत 11,108 आवासों का निर्माण आधा अधूरा। बैतूल में कपड़ों की दुकानों में लगी आग। 10 से 12 लाख का सामान जलकर खाक होने का किया जा रहा दावा। गंज के कपड़ा बाजार की घटना। इंदौर में बदमाश ने मकान में लगाई आग, सारा सामान जलकर खाक। पलासिया थाना इलाके के विनोबा नगर का मामला। बुरहानपुर के खकनार थाना इलाके में गन्ने की खड़ी फसल में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, नहीं हुआ बड़ा नुकसान। शिवपुरी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोरों के कब्जे से 41 मोटरसाइकिल बरामद। चोरी की गाड़ियों को खरीदने वाले, खपाने वाले भी गिरफ्तार। पूछताछ जारी। ब्रेक के बाद इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें। औरंगाबाद की कंपनी पर केस दर्ज किया गया है ठगी करने के आरोप में। ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है। कंपनी पर 66 लाख की ठगी का आरोप है। कंपनी के 4 डायरेक्टर्स पर केस दर्ज किया गया है। ठगी करने का आरोप इस कंपनी पर है। ईओडब्ल्यू ने यह केस दर्ज किया है। और बीजेपी आज से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि यानी समर्पण दिवस के दिन से निधि संग्रह का काम शुरू करेगी। जो तमाम संगठन और सत्ता से जुड़े लोग हैं वो बूथों पर पहुंचेंगे, पुण्यतिथि भी मनाएंगे। बलिदान दिवस जिसे समर्पण दिवस के तौर पर बीजेपी मनाती है। और आज से ही समर्पण निधि संग्रह अभियान शुरू होने जा रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा की समर्पण निधि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 100 करोड़ से ज्यादा का टारगेट रखा गया है और आज से इसकी कवायद शुरू कर दी जाएगी। रंजना हमारी सहयोगी आपको नजर आ रही होंगी। रंजना, आज से समर्पण निधि संग्रह अभियान और मेरा ख्याल है टारगेट शायद 150 करोड़ तक कर दिया गया है। पिछले बार तो इंदौर से सबसे ज्यादा संग्रह हुआ था। इस बार क्या कुछ खास, रंजना? जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 150 करोड़ से ज्यादा की जो समर्पण निधि की राशि है उसको संग्रह करने का जो अभियान है, जो लक्ष्य है, वो रखा गया है। और इसकी शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के दिन से ही शुरू की जा रही, जो कि आज है। और इसे समर्पण दिवस के रूप में पूरे प्रदेश भर में बीजेपी मना रही है। और आज के दिन से ही जो 1657 बूथ है उस पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और खुद बीजेपी के तमाम बड़े नेता बूथों पर पहुंचेंगे और समर्पण निधि जुटाने की जो आज से शुरुआत है उस शुरुआत को करेंगे। और सुबह 10:30 बजे आज लाल घाटी पर जो दीनदयाल की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और वहीं से सीहोर के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो बूथ पर पहुंचेंगे। और उसके बाद जो समर्पण निधि जुटाने के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। ये तो BD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष है जो कि सीहोर से शुरुआत करेंगे, लेकिन राजधानी भोपाल के कई बूथ है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचेंगे और जनता से भारतीय जनता पार्टी की जो समर्पण निधि है उसको जुटाने की जो गुजारिश है वो की जाएगी। हालांकि बीते साल की बात करी जाए ललित, तो कोविड के चलते बेहद कम यानी सिर्फ 8 करोड़ की राशि ही जो एकत्रित हुई थी। इस बार 150 करोड़ की जो बड़ी राशि है उसको समर्पण निधि के जरिए जुटाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी और इससे जुड़े आयोजन पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। इधर दुर्ग से बड़ी खबर, दुर्ग नगर निगम के 7 वार्डों को पानी नहीं मिलेगा। आज 7 वार्डों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। मुख्य पाइपलाइन में लीकेज के चलते सप्लाई बाधित है। टैंकर के जरिए पानी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। खबर इंदौर से है। मानव तस्करी से जुड़ा हुआ यह मामला है और फरार आरोपी की तलाश ढाका पुलिस को भी है, बांग्लादेश की ढाका पुलिस को भी है। कई साल पहले दर्ज मामले में इसकी तलाश है। इंटरपोल के जरिए जानकारी मांगी गई है। ढाका पुलिस ने इंदौर से जानकारी मांगी है। बांग्लादेशी युवतियों की तस्करी से यह आरोपी जुड़ा हुआ है।
इंदौर पुलिस ने मामून को गिरफ्तार किया है। विजय दत्त उर्फ मामून फिलहाल ये जेल में बंद है। विजयनगर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है मानव तस्करी के मामले में। अब ढाका पुलिस जानकारी जुटा रही है। ढाका पुलिस के रिकॉर्ड में ये फरार है। खबर कांकेर से, शराब पीकर गाड़ी चलाना महंगा पड़ा। ड्राइवर और ट्रक मालिक को 41,000 का जुर्माना। बिना लाइसेंस और शराब पीकर गाड़ी चलाई जा रही थी। कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर बालोद से, 8 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। समय पर दफ्तर नहीं पहुंचने पर यह नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है और जवाब नहीं देने पर एक तरफा कार्रवाई होगी, आदेश का पालन नहीं करने पर। नवा रायपुर में किसानों की जमीन का सर्वे शुरू कर दिया गया है। लेयर 1 के 7 गांवों में सर्वे का काम शुरू। आरंग और अभनपुर के एसडीएम इसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। सर्वे के लिए पटवारी और आरआई की 7 सदस्यीय टीम गठित की गई है। दरअसल 3 जनवरी से आंदोलनरत है प्रभावित किसान। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एनआरडीए परिसर में इनका आंदोलन लगातार जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।